तो आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों आज हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ ए इज रैशनल एंड अंडर रूट बी इज इरेशनल देन प्रूव दैट ए प्लस अंडर रूट बी इज also irrational. We have to prove this. So what we have to prove? We have given let a is rational and under root b is irrational, then we have to prove that a plus under root b is irrational. तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है फिर से कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट पर बेस्ड है, ठीक है। तो अपनी कॉन्ट्राडिक्शन को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर दैट लेट a प्लस अंडर रूट b इज rational. If a plus under root b is rational, it's mean that a is rational and under root b is also rational. अगर कोई रैशनल नंबर है तो उसका हर एक पार्ट रैशनल ही होगा, तो इसका मतलब a भी रैशनल और अंडर रूट b भी रैशनल होगा. So if a plus b is rational, then a is rational and a plus under root b is also rational. क्योंकि हमने कंसिडर किया है कि a plus b is rational, a plus under root b is rational. We know that अगर मेरे पास दो रैशनल नंबर हैं तो दोनों का डिफरेंस भी रैशनल नंबर होगा, है ना. 5 इज रैशनल, 3 इज रैशनल, देयरफॉर 5 minus 3 इज ऑल्सो रैशनल, 5 minus 3 2, दैट इज ऑल्सो रैशनल. अब यहां पर a भी रैशनल है, a प्लस अंडर रूट b भी रैशनल है, तो इन दोनों का डिफरेंस भी तो रैशनल होगा. देन दिस इज रैशनल, देयरफॉर a प्लस अंडर रूट b माइनस a इज ऑल्सो रैशनल. रीजन दे देंगे हम यहां पर, द डिफरेंस बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन टू रैशनल नंबर्स is also rational. Difference between two rational number is also rational. So a subtracted by a, it implies that under root b is also rational. क्या आपको ये बात समझ में आ गई? Do you understand this one? So under root b is also rational. Now this time the contradiction will arises. अब हमने कहा हमारे इस सॉल्यूशन में आ रहा है अंडर रूट बी इज ऑल्सो रैशनल, बट इन द क्वेश्चन वी हैव गिवन अंडर रूट बी इज इरेशनल. ये तो हमें गिवन है अंडर रूट बी इज इरेशनल, लेकिन मेरे पास तो अंडर रूट बी रैशनल आ रहा है. इसका मतलब क्या है, दिस स्टेटमेंट बिकम कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट. अब एक कॉन्ट्राडिक्शन क्यों पैदा हुआ, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कंसीडर कर लिया कि a प्लस अंडर रूट बी इज रैशनल. इसका मतलब ये हमारा रॉन्ग एजम्पशन हुआ, ठीक है ना. हम कहे बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन, बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन दैट अंडर रूट बी इज रेशनल. दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises due to our wrong assumption.
hence 2 plus hence a plus under root b is irrational. Thank you. नाउ स्टूडेंट आई हैव चेंज द क्वेश्चन मैंने बदल दिया है, लेकिन उसके जैसे ही क्वेश्चन है. देखिए इस बार क्या कहता है, इफ a इज रैशनल एंड अंडर रूट b इज इरेशनल देन प्रूव दैट a माइनस अंडर रूट b इज इरेशनल. तो अभी हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि डिफरेंस बिटवीन टू रैशनल नंबर इज ऑल्सो रैशनल. इस बार मेरे पास a माइनस बी एक a माइनस अंडर रूट b एक इरेशनल नंबर है. चलो देखते हैं. हमने कहा लेट a इज रैशनल एंड अंडर रूट b इज इरेशनल, देन वी हैव टू प्रूव दैट a माइनस अंडर रूट b इज इरेशनल. सो what I have done, let a माइनस अंडर रूट b इज रेशनल. इस बार मैंने a माइनस अंडर रूट बी को रेशनल कंसिडर कर लिया. तो अगर a माइनस अंडर रूट बी रेशनल है तो इसका हर एक पार्ट रेशनल होगा. तो मैंने कहा देन a इज रेशनल एंड a माइनस अंडर रूट बी इज ऑल्सो रेशनल. a भी रेशनल है और a माइनस अंडर रूट बी भी रेशनल होगा, दोनों रेशनल होंगे. ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आपको डिसाइड करना है. देखिए यहां पर अभी मैंने इस क्वेश्चन को पूरे को इस वजह से नहीं मिटाया ताकि मैं कुछ समझा पाऊं. पहले मेरे पास था a प्लस अंडर रूट बी, यानी a भी रैशनल b भी रैशनल था. ठीक है ना, प्लस में था. तो अगर मैं किसी रैशनल नंबर में कुछ भी ऐड करता हूं, कुछ भी रैशनल नंबर ऐड करता हूं, तो वो नंबर अपने पार्ट से बड़ा होगा. तो पहले वाले केस में a भी रैशनल था और a प्लस अंडर रूट बी भी रैशनल था और a प्लस अंडर रूट बी भी रैशनल है, तो वो ये वाला पार्ट a से बड़ा होगा. तो मैंने क्या किया था, पहले a प्लस अंडर रूट बी माइनस a कर लिया था, राइट. लेकिन इस बार क्वेश्चन क्या है, a माइनस अंडर रूट बी. लेकिन इस बार a एक रैशनल है और a माइनस अंडर रूट बी भी रैशनल है, क्योंकि हम a में से अंडर रूट बी को माइनस करें तो कॉमन सेंस की बात है a माइनस अंडर रूट बी छोटा होगा a से. तो इस बार हम क्या करेंगे, हम कहेंगे नाउ a माइनस अंडर रूट बी इज ऑल्सो रैशनल. भाई ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, दोनों का डिफरेंस भी रैशनल होगा. तो अगर मैं ये लिखता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, a माइनस माइनस प्लस अंडर रूट बी इज ऑल्सो रैशनल. तो ये हमारा रैशनल आ गया. अब देखो यहां पर a से a कैंसिल, फिर से आ गया अंडर रूट बी इज ऑल्सो रैशनल. अब हम पहले की तरह बोलेंगे बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, दैट अंडर रूट बी इज रैशनल. दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन, हेंस a माइनस अंडर रूट बी इज इरेशनल. ये सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, बस थोड़ा थोड़ा चेंज करना है. क्या आपको समझ में आ गया? चलिए इसे लिख लीजिए. तो बच्चों फिर से हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, प्रूव दैट 5 plus 3 under root 2 is irrational, it being given that under root 2 is irrational. देखो इस बार 5 plus root 2 ना आकर उसके साथ 3 मल्टीप्लाई में है. सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर, वी हैव गिवन अंडर रूट 2 इज इरेशनल. दिया हुआ है अंडर रूट 2 इरेशनल नंबर है. तो अगर आपको गिवन है अंडर रूट 2 इरेशनल नंबर है तो आपको रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूव करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. लेकिन अगर नहीं गिवन है और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है, so you have to prove that where root 2 is irrational. अगर नहीं गिवन है तो आपको प्रूव करना होगा. तो पहले की तरह ही हम कर लेते हैं. हम कहेंगे if possible let 5 plus 3 under root 2 is rational of the form p upon q does not equal to 0, where p and q are co-prime. पता है ना, co-prime. So we can also write down this statement. इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, where p and q are integer
having no common factor other than 1. You can write down this statement. और मैं पहले भी बता चुका हूँ स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है, कॉन्ट्राडिक्शन पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होनी ज़रूरी है. तो हमने कहा लेट दिस इज इरेशनल, दिस इज रेशनल. सो 5 प्लस 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू. मैं 5 को सब्ट्रैक्टिंग 5 ऑन बोथ साइड, subtracting 5 from both sides. So 5 plus 3 under root 2 minus 5 is equal to p upon q minus 5. 5 cancel by 5. 3 under root 2 is equal to p. I am just taking LCM, minus 5q upon q. By cross multiplying under root 2 we will take 3 into the denominator. p minus 5q upon 3q. तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से नीचे चला गया. डू यू अंडरस्टैंड नॉट? चलिए, रूट 2 इज इक्वल टू 5 माइनस p माइनस 5q अपॉन 3q. नाउ what are p and q? p, q, 3 and 5, all these are integer, and you are looking that p minus 5q upon 3q, this is the form of the rational number, and pq 3, 5 are integer. तो इसका मतलब क्या हुआ? p minus 5q upon 3q is rational, but you are looking on the left hand side, root 2 is irrational because we have already given root 2 is irrational. root 2 तो irrational है और ये rational है. Again we have the contradiction. Understood or not? हम कहेंगे now under root 2 is irrational and p minus 5q upon 3q is rational. लिख देना, because p, q, 3 and 5 are integers, then this is a contradiction. This is the contradiction. The fact that 5 plus 3 under root 2 is rational. Just wait, but so we can say that so sorry for disturbance. This is a contradiction, the fact that 5 plus 3 root 2 is rational, and this contradiction arises due to our wrong assumption. Hence 5 plus 3 under root 2 is irrational. Please write on it. Do you have any doubt? Yes sir. Speak loudly. सर वो अपॉन में जो q लिखा है p minus 5q upon 3q, तो वो q कैंसिल आउट नहीं होगा? ओके, ये एक माइनर मिस्टेक्स हैं जो अक्सर बच्चे कर देते हैं, ठीक है ना. तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर ये दोनों q यहाँ पर प्लस ये, दीज आर टू टर्म एक्चुअली, और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर तभी डिवाइड हो सकता है जब वहां पर एक कॉमन आए. अब यहाँ पर q कॉमन तो है नहीं, तो इसलिए आप इस q से इस q को डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे ही रहेगा. ओके, चलो. नाउ स्टूडेंट, अगेन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रूव दैट under root 2 plus under root 3 whole square is an irrational.
where it being given that root 2 and root 3 are irrational. It is given that root 2 and root 3 are irrational. I am just changing the little bit question. It being given that root 6 is irrational, not root 2 and root 3, root 6 is irrational. ठीक है, चले हम कहेंगे if possible let under root 2 plus under root 3 whole square is rational. Root 2 plus root 3 whole square is rational. ठीक है, इसका आगे क्या लिखें? Rational in the form of the form p by q. Of the form p upon q. Q does not equal to 0, है ना? Yes. Where p and q are co-prime. ठीक है बच्चों, चलिए हम कहेंगे नाउ अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू p अपॉन q. अब देखो बार बार हम वही चीज लिख रहे हैं, ये चीज देख रहे हो ना. अब देखिए पहले नाउ a प्लस बी, वी विल ओपन a प्लस बी होल स्क्वायर. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a. ओके, नाउ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम a इंटू b. इसका मतलब क्या हुआ? स्क्वायर ऑफ अंडर रूट 2 प्लस स्क्वायर ऑफ अंडर रूट 3 प्लस 2 टाइम अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3. स्क्वायर रूट कैंसिल बाय स्क्वायर प्लस 2. बिकॉज पावर इज सेम, so we can multiply these two number. Because of same power it become under root 6 is equal to p upon q. 2 is rational, 3 is also rational. 2 plus 3 is 5 plus under root 2 6 is equal to p upon q. अगर आप ध्यान से देखिए पहले वाला एक क्वेश्चन हो गया जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, है ना? तो हम क्या करेंगे? सबट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम बोथ साइड. सबट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों तरफ से 5 सबट्रैक्ट कर लेते हैं. 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 माइनस 5 इज इक्वल टू p अपॉन q माइनस 5. 5 is cancelled by 5. 2 under root 6 is equal to, taking LCM on the right hand side, 5q upon q. By cross multiplying 2 come in the denominator of p minus 5q upon q. So root 6 is equal to p minus 5q upon 2q. Again we can say root 6 is irrational because we have already given under root 6 is irrational, and p, q, 2 and 5 are integer, therefore p minus 5q upon 2q is rational. So this is the contradiction. This contradiction arises due to our wrong assumption. Hence under root 2 plus under root 3 whole square is irrational. क्या आपको समझ में आ गया बच्चों? चलिए तो हम कहेंगे नाउ p minus 5q upon 2q is rational, but under root 6 is irrational. This is the contradiction which arises due to our wrong assumption. Hence under root 2 plus under root 3 whole square is irrational. Thank you. तो बच्चों अगर आपको कोई डाउट है तो डिस्कस कर लो, बताइए. आपने 2 कॉमन ले लिया था क्या वहाँ पर 5 को 5 से काटने? लुक एट दिस. यहाँ पर जब
5 is subtracted by 5, we have only 2 under root 6. ओके, तो उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई से 2 को नीचे ले गया, सो इट बिकम अंडर रूट 6 इज इक्वल टू p माइनस 5q अपॉन 2q. अंडरस्टूड, समझ में आ गया? चलिए. So dear student, now again we have another question. This is also very important question for the point of view of board exam. Board exam में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है फिर से. Show that any number of the form 4 raised to power n where n belongs to natural number can never end with digit 0. यानी हमें शो करना है 4 raised to power n can never end with digit 0. चलिए शुरू करते हैं. हमने लिखा 4 raised to power n and with digit 0. If it must have 5 as its common factor. तो हमने कहा भाई अगर 4 raised to power n 0 पर एंड होता है तो 5 इसका फैक्टर होना जरूरी है, क्योंकि जितने भी नंबर 0 पर एंड होते हैं, 10 है 2 5 10, 5 आया यार, 20 है 2 इंटू 2 इंटू 5 आएगा ही आएगा, 30 है उसमें भी 5 फैक्टर होगा, तो 5 एक कंपल्सरी फैक्टर हो गया, यानी वो होना ही चाहिए. तो इसलिए हमने लिखा 4 raised to power n and with digit 0 it must have 5 as a common factor. अगर किसी में 5 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो 0 पर एंड नहीं होगा, क्योंकि जितने भी नंबर चाहे वो 10 है 20 है 30 है 100 है 1000 है, सबका 5 एक कॉमन फैक्टर होगा ही होगा. अगर उसमें 5 आता है इट कैन एंड विद डिजिट 0, अगर 5 नहीं आता है इट कैन नेवर एंड विद डिजिट 0. और दूसरी बात, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 4 raised to power n and with digit 0 it must have 5 as a common factor. हम कहेंगे अब इस 4 raised to power n के फैक्टर करके दिखा देंगे. 4 raised to power n is equal to कॉमन फैक्टर ऑफ, यानी प्राइम फैक्टर ऑफ 4 is 2 into 2 raised to power n, इसका मतलब 2 होल स्क्वायर raised to power n 2 raised to power 2n. तो हमने देखा कि 4 raised to power n के जो प्राइम फैक्टर हैं या केवल फैक्टर हैं वो 2 raised to power 2n है. इसमें कहीं भी 5 नहीं आ रहा, ठीक है ना. तो अब इसमें जब 5 नहीं आ रहा, अब हम एक ये बात बोलेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. हम बोलेंगे वी नो दैट बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एवरी कंपोजिट नंबर है इट्स यूनिक फैक्टराइजेशन. अब ये स्टेटमेंट देनी बहुत जरूरी है, बच्चे देते नहीं है, उसी पर बेस ये क्वेश्चन है. यूनिक फैक्टराइजेशन फंडामेंटल थ्योरम हम क्यों दे रहे हैं, हम ये कहेंगे इसका मतलब ये है कि इसमें इसके फैक्टर अगर 2 इंटू 2 है तो इसके 2 इंटू 2 के अलावा और कोई फैक्टर होंगे ही नहीं. और फंडामेंटल थ्योरम ये कहती है कि अगर 4 के फैक्टर 2 इंटू 2 है तो इसके फैक्टर चाहे कुछ भी जाए 2 इंटू 2 ही रहेंगे, इसमें कभी भी 5 नहीं आ सकता. इसलिए स्टेटमेंट, अगली स्टेटमेंट बहुत जरूरी है. अब हम कहेंगे नाउ इट डज नॉट कंटेन 5 as its common factor. अब बोल देंगे हम, अब इसमें हमने कह दिया 5 इसका फैक्टर नहीं है, हम कहेंगे we also know by fundamental theorem of arithmetic that every number has unique factorization. इसका मतलब है कि हर एक नंबर के अपने यूनिक फैक्टराइजेशन होते हैं. अगर 4 के फैक्टर 2 इंटू 2 है तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसके फैक्टर 2 इंटू 2 ही रहेंगे हमेशा, और इसमें 5 कहीं आ भी नहीं रहा. तो हम कहेंगे therefore 4 raised to power n can never end with digit 0, क्योंकि अब इसमें 5 कहीं भी नहीं आएगा. चलिए, अच्छा यहाँ पर एक चीज और लिख सकते हैं हम यहाँ पर, so 5 is not the
factor of 4 raised to power n. ठीक है, therefore 4 raised to power n can never end with digit 0. Now dear student, again we have the same question. What is the question? Show that any number of the form 6 raised to power n can never end with digit 0. ठीक है, तो इसमें हमने फिर से पहले की तरह करेंगे. If 6 raised to power n and with digit 0, it must have 5 as its common factor. कि अगर 6 raised to power n 0 पर एंड होता है तो 5 इसका कॉमन फैक्टर होना चाहिए. तो अब इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं 6 के. 6 raised to power n is equal to 2 into 3. These are two prime factor of 6 raised to power n. इसके बाद 2 raised to power n 2, 3 raised to power n are the common factor of the 6 raised to power n. And we are also looking that it does not contain 5 as its common factor. फिर से हम देख रहे हैं कि इसमें 5 तो कॉमन फैक्टर आया ही नहीं. फिर से वही बात बोल देंगे. We also know by the fundamental theorem of arithmetic that every composite number has unique factorization. ठीक है ना? So 5 is not the factor of 6 raised to power n. तो 5 6 raised to power n का मतलब कि कॉमन फैक्टर है ही नहीं. So we can say 6 raised to power n can never end with digit 0. Same question, same statement. So student, we have another question. The HCF of two numbers is 116 and their LCM is 1740. If one number is 580, find the other number. So this question is based on the formula. We know that, लिखेंगे, we know that HCF into LCM is equal to PX into QX. अब PX into QX क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. सो सबसे पहले बच्चों कोई भी क्वेश्चन आए आपको फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है. सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. दूसरी चीज फिर उसके बाद लिखना कि उसमें गिवन क्या है. सो HCF of two number is 116. So what we have given? HCF 116. What is the LCM? LCM is 1740. And if one number is 580, तो हमने कहा PX. Let PX is equal to 580. Now applying the formula, HCF into LCM is equal to PX into QX. Understood? What is the value of HCF? This is 116. LCM 1740. One number 580 and इसे ठीक से लिख लेते हैं 580 and multiply by QX. So again by cross multiplying, QX is equal to 116 into 1740 upon 580. देखिए 0 से 0 कैंसिल. इसे हम रिड्यूस कर लेते हैं स्मॉलेस्ट फॉर्म में. 2 2 जा 4, 2 9 जा 18. So 2 8 जा 16, 2 7 जा 14. तो 29 3 जा करके देख लेते हैं. 9 थे 27, 3 2 6 8 87. So 29 3 जा यानी 87 divided by 29 3 times. So we have 116 into 3. बस इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 6 3 जा 18, 1 कैरी ऑन, 3 1 जा 3, 4 हो गया, 3 1 जा 3. यानी अदर नंबर इज 348. क्या आपको समझ में आ गया? ओके.